हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत फाइन होंगे। एंड नाउ वी आर इन द लेक्चर नंबर 2 ऑफ अमेंडमेंट सेशन फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। एंड ये सेकंड लेक्चर है हमारा, जिसमें हम फाइनेंस एक्ट 2020 के अमेंडमेंट्स डिस्कस करने वाले, विच इज़ एप्लीकेबल फॉर मई 21 एग्ज़ाम जो जुलाई में हुआ, एंड देन नवंबर 21 एग्ज़ाम ऑल्सो, एंड जून या दिसंबर जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए अमेंडमेंट्स क्या हैं एप्लीकेबल है। सो जैसा कि फ्रेंड्स हमने इनिशियल सेशन में डिस्कस किया था कि जो अमेंडमेंट टैक्स रेट्स के अंदर आए कि ऑप्शनल टैक्सेशन स्कीम सेक्शन 115 BAC एक इम्प्लीमेंट किए इंडिविजुअल लेवल पे, फिर कंपनी लेवल पे भी है। ओके, सो ऑप्शनल स्कीम के अंदर सारे टैक्स के बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं। जैसे नॉर्मल स्कीम होता है तो उसमें आप टैक्स के बेनिफिट क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। ऑप्शनल स्कीम में आपको कुछ डिडक्शंस हैं, कुछ बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं वो आपको मिलेंगे नहीं। सो वी विल डिस्कस कि वो किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। हाउएवर लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो तो जो सरचार्ज का जो कैलकुलेशन होता है उसमें डिविडेंड इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो 112A वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, उसमें मैक्सिमम जो सरचार्ज का रेट रहेगा वो मैक्सिमम 15% रहेगा। ओके, तो अगर मान लो सरचार्ज 37% या 25% लग रहा है तो उसके इसमें मैक्सिमम सरचार्ज का जो रेट होगा वो रहेगा 15%। ठीक है, सो वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के सेशन के अंदर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो जो अमेंडमेंट हुआ है रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर। ठीक है, और फिर उसका लॉजिक भी समझेंगे कि ये अमेंडमेंट के पीछे का रीज़न क्या था, गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट क्यों किया। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। सो रेसिडेंशियल स्टेटस की अगर हम बात करते हैं, जो फाइंड आउट करने के लिए जो सेक्शन आपको दिया हुआ है वो है सेक्शन 6। ठीक है, और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं किसका, तो इंडिविजुअल का। तो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो उसमें बेसिक कंडीशंस कुछ होती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ उसको। तो बेसिक कंडीशन ये होती है कि उसका जो स्टे होता है, स्टे इन इंडिया 182 डेज होता है। ठीक है ना, 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर उसका स्टे 182 डेज से ज़्यादा हुआ, ठीक है, 182 डेज और मोर। ठीक है, ये भी लिख देता हूँ मैं, तो ये आप दोनों साथ में पढ़ना। या तो फिर सेकेंड कंडीशन ये है कि उसका स्टे 60 डेज होना चाहिए, 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, एंड 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो इस तरह से दोस्तों कुछ कंडीशन है। ओके, तो उसका स्टे अगर 365 डेज एंड 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हुआ तो वो इंडिया का क्या बन जाता है। तो अगर आप दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हो देन यू बिकम द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये आपको पता होगा। बट स्टेटस जो होता था, स्टेटस उसमें ऐसा था कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी होता था, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी भी होता था। तो उसके लिए दोस्तों आपको भी पता है कि कुछ एडिशनल कंडीशंस भी होती थी। ठीक है, सो क्या है एडिशनल कंडीशन। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नंबर 1, 730 डेज का उनका स्टे होना चाहिए इन इंडिया ड्यूरिंग 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, एंड सेकेंड 2 years एज अ रेसिडेंट, 2 years एज अ रेसिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, एंड है बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे और है, यहाँ पे दोनों में से एक करनी है, यहाँ पे आपको दोनों ही सेटिस्फाई करनी है। तो अगर ये दोनों ही कंडीशन आप सेटिस्फाई कर देते हो देन यू बिकम द ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, सो अभी जो रेसिडेंशियल स्टेटस था वो स्टेटस कुछ इस तरह से कैलकुलेट होता था और फाइंड आउट होता था कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो कितने पॉसिबल आउटकम उसके अंदर हो सकते हैं। तो एक हो सकता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेकंड हो सकता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, थर्ड होगा क्या, तो थर्ड होगा नॉन रेसिडेंट। ओके, तो उसके अंदर कुछ कंडीशन क्या है, यहाँ पे बेसिक है, यहाँ पे मैं एडिशनल लिखता हूँ।
ओके, सो बेसिक कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई करनी है, एडिशनल भी आपको सेटिस्फाई करनी है। रेसिडेंट बट नॉट रेजिडेंट में आपने बेसिक सेटिस्फाई किया होगा, एडिशनल नहीं किया होगा। नॉन रेसिडेंट में बेसिक भी नहीं किया और एडिशनल तो पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि बेसिक सेटिस्फाई करोगे तो आपको एडिशनल कंडीशन पे जाना होता है, ठीक है। सो ये कुछ ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया, लेकिन अभी क्या होता है कि दो केसेस ऐसे हैं, ठीक है। देयर आर द 3 सिचुएशंस, ध्यान से समझिएगा, या तो 3 कैटेगरीज, सिचुएशन नहीं है सॉरी, 3 कैटेगरीज जिसमें हम रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते हैं। तो एक है, अगर कोई इंडियन सिटीजन, कौन, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर, किस पर्पस के लिए वो इंडिया छोड़ के जाता है, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट पर्पस से बाहर जाता है, या तो फिर कोई इंडियन ओरिजिन, क्या, कोई भी इंडियन ओरिजिन, ठीक है ना, अगर वो क्या आता है, कम्स फॉर विजिट टू इंडिया, विजिट टू इंडिया मतलब इंडिया के विजिट पे आता है, ठीक है। तो इन दैट केस जो बेसिक कंडीशन जो हम देखते हैं ना दोस्तों, बेसिक कंडीशन जो हम देखते हैं, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ ओनली 1 कंडीशन ऑपरेशनल होती है, ओनली 1 कंडीशन ऑपरेशनल आउट ऑफ 2, ठीक है। तो आउट ऑफ 2 तो 2 कंडीशन ये वाली है ना, ये वाली, ये वाला और ये वाला, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन ऑपरेशनल होती है, जो है उसका स्टे इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा हो, उसकी बात, ठीक है। सो अगर कोई इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन पर्सन है जो इंडिया में आता है, तो उस केस में हम रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए दोनों कंडीशन नहीं चेक करना है, सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन आपको देखना है, जो कितना है, तो 182 डेज वाला, ठीक है। सो अभी इन्होंने यहाँ पे अमेंडमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों उन्होंने अमेंडमेंट ये किया कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन अगर वो विजिट के लिए इंडिया में आता है, तो इंस्टेड ऑफ 182 डेज, इंस्टेड ऑफ 182 डेज, अभी एज पर द फाइनेंस एक्ट 2020 में उन्होंने ये अमेंडमेंट किया कि इंस्टेड ऑफ 182 डेज, नाउ आपको कितना देखना है, 120 डेज। अगर इफ इनकम इज मोर देन, कितना होता है, 15 lakhs, बट अदर देन फॉरेन सोर्सेस, अदर देन फॉरेन सोर्सेस, ठीक है। तो अगर उसकी फॉरेन सोर्सेज से जो इनकम है उसको एक्सक्लूड करने के बाद अगर उसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा होगी तो 120 डेज देखना है। बट सर बट इफ़ उसकी इनकम 15 लाख रुपये से कम है तो फिर वो उस केस में आपको पुराना वाला रूल देखना है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। सो इस केस में उन्होंने अमेंडमेंट ये किया है कि 182 डेज़ की जगह अभी हम कितना देखेंगे, तो 120 डेज़। तो इससे होता था क्या कि कुछ लोग जो इंडियन सिटीजन होते हैं, जिनका बिजनेस जो होता है ना, वो कंट्रोल तो इंडिया से होता है, मतलब वो लोग बिजनेस कहाँ से कंट्रोल करते हैं, इंडिया से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर वो लोग 6 मंथ्स के लिए, कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए इंडिया में रहते हैं। जैसे क्या हो गया कि एग्जैक्टली उनका स्टे 180 डेज होगा, फिर जैसे उनको पता चलेगा कि अगर मैं 2-3 दिन और रुक गया तो मैं इंडिया का रेसिडेंट हो जाऊंगा, तो वो लोग क्या करते हैं, 6 मंथ्स रह के फिर इंडिया से बाहर चले के जाते हैं, ठीक है। तो वो इंडिया के नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं। तो वंस द नॉन रेसिडेंट हो गया तो उसको जो फॉरेन इनकम होती है वो टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया में। इंडियन इनकम तो सबको टैक्सेबल होता है, आपको भी पता होगा। ये अमेंडमेंट कुछ हुआ नहीं है इसमें, पर मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इंडियन इनकम जो होगा, इंडियन इनकम जो होता है वो सबको टैक्सेबल होता है। सबको मतलब किन किन लोगों को, तो 3 स्टेटस हमने देखे, रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है, एंड नॉन रेसिडेंट। तो इंडियन इनकम तो सबको टैक्सेबल होता है। बट अगर हम बात करें कौन सी इनकम, फॉरेन इनकम, तो फॉरेन इनकम सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को होता है। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी को फॉरेन इनकम सिर्फ 2 ही केसेस में टैक्सेबल होता है, ओनली इन 2 सिचुएशन, ठीक है। कौन सी सिचुएशन है जिसमें टैक्सेबल होता है, अगर बिजनेस अगर कहाँ से कंट्रोल होता है, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो ही वो इंडिया में टैक्सेबल होता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी के लिए। एंड नॉन रेसिडेंट को तो फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो सकती। सेकंड में इसमें ये है, प्रोफेशन अगर कहाँ से कंट्रोल होता है, इंडिया से, तो उस केस में
वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को वो फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो सकती है, बट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबिलिटी उसका रेसिडेंशियल स्टेटस तो होना चाहिए ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल करते हैं, तो वो इंडिया से कंट्रोल करते हैं, वो लोग कुछ टाइम के लिए इंडिया में रहते हैं, लाइक फॉर द 6 मंथ्स। उसमें जो स्टाफ वगैरह उन्होंने रखा होता है वो इंडिया का रखा होता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी स्टाफ वगैरह होता है उसकी सैलरी इतनी नहीं होती है, बट फॉरेन में आप देखोगे तो उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो आप बिजनेस को कंट्रोल कहाँ से कर रहे हो, इंडिया से। तो आप 4-5 या 6 महीने के लिए आते हो, जैसे ही आपका क्या होता है कि वो लिमिट क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है और क्रॉस होने वाला होता है, तो आप इंडिया छोड़ के चले जाते हो, सो दैट यू बिकम नॉन रेसिडेंट। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, बोले ये लोग कुछ जो ऐसा करते हैं उनके लिए हम रेसिडेंशियल स्टेटस की लिमिट को कम करके 120 डेज कर देते हैं। तो अभी नियर टू 4 मंथ्स इतना होगा। तो अगर आपने 120 डेज से ज़्यादा इंडिया में स्टे किया होगा, देन यू बिकम द resident of India. So if you are resident in India, then the foreign income is also taxable if it is business is controlled from India. Okay, so ये उन्होंने एक अमेंडमेंट किया। तो सर 15 लाख रुपए से ज़्यादा क्यों रखा? तभी 15 लाख रुपए से ज़्यादा इसलिए रखा क्योंकि इनकम आपकी 15 लाख रुपए से इंडिया में ज़्यादा होगी तो ही आप आने के बारे में सोचोगे। मान लो आप 5-6 लाख रुपए आपका इनकम है इंडिया से, तो आप आना सोचोगे नहीं ना इंडिया में। आने जाने का फ्लाइट का टिकट ही इतना हो जाएगा। आपका इनकम है मान लो 5 करोड़ रुपए, तो आप सोचोगे इंडिया में आके बिजनेस करो, या तो बिजनेस आप इंडिया से कंट्रोल करो। ठीक है, ओके। सो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अमेंडमेंट को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। उसमें लिखा है ही इज़ इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर द फॉर द पीरियड ऑफ 182 डेज, और क्या लिखा हुआ है मोर, या तो फिर वो 60 डेज़ का स्टे हो। ठीक है, एंड पिछले 4 साल के अंदर 365 डेज़ का अगर उसका स्टे होगा, देन ही इज़ बिकम रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हावेवर इन केस ऑफ अमंग अदर द इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स ऑन अ विजिट, तो फिर उस केस में ये जो 60 डेज़ होता था उसको हम 182 डेज से ही देखते थे। तो मैंने आपको क्या बताया, ये वाली जो 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है, इंडियन सिटीजन एंड इंडियन ओरिजिन, इस केस में सिर्फ आपको बेसिक कंडीशन देखनी होती है 182 डेज़ वाली। 60 डेज़ और 365 डेज़ उसमें नहीं देखना होता। सो आगे बढ़ो। नाउ इन केस ऑफ एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन comes on a visit to India during the previous year, modified condition 2 of section 6 subsection 1 is applicable। तो क्या मॉडिफाइड कंडीशन है, उसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए अदर देन फॉरेन सोर्सेज, और उसका स्टे कितना होना चाहिए 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज। ठीक है, ड्यूरिंग द क्या लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर, एंड उसका स्टे, ये एक एडिशनल कंडीशन, एंड उसका स्टे जो है वो 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। सो ये 120 डेज आपको देखना है। अगर 182 डेज से ज़्यादा होगा तो फिर ये देखना ही नहीं है आपको, वो तो आपने ऊपर की कंडीशन से सेटिस्फाई हो गया ना। बट अगर मान लो किसी की इनकम 15 लाख को एक्सलीड नहीं कर रही है, तो इन दैट केस जो नॉर्मल पीरियड है वही आपको देखना है। बट 182 डेज और क्या लिखा हुआ है मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, एंड 365 डेज और मोर डेज 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर आपको देखना है। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, मतलब इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज का क्या मतलब होता है कि ऐसी इनकम जो इंडिया से बाहर अक्रूअराइज हुई है, ठीक है, जो इंडिया में अक्रूअराइज हुई नहीं है, याद रहेगा, सो ध्यान रखना। नाउ ये भी उन्होंने एक अमेंडमेंट किया हुआ है, डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, सो डीम्ड रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये डीम्ड वर्ड क्या होता है। डीम्ड मतलब मान लेना कि वो इंडिया का रेसिडेंट है। तो सर ऐसे कैसे मान ले कि वो इंडिया का रेसिडेंट है, कुछ तो होना चाहिए ना। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे केसेस में, सिलेक्टेड केसेस में, सारे केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, और अगर उसकी कोई भी इनकम इंडिया से होती है और अगर वो प्रपोर्शन 15 लाख रुपए से ज़्यादा होता है, देन ही ऑलवेज बीन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इससे होता था क्या, काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर डिस्प्यूट भी किया था कि जो लोग इंडियंस जो बाहर रहते हैं आउटसाइड इंडिया,
तो उनकी इनकम इंडिया से 15 लाख रुपए से ज़्यादा होगी, देन ही इज़ अ डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया. तो इफ़ ही इज़ अ डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया देन ही इज सब्जेक्ट टू फॉरेन इनकम ऑल्सो. सो लोगों ने काफ़ी इसका हम ऐसा बोल सकते हैं अपोजिशन में भी इसके काफ़ी सारे अपोज किया था इसका कि ये सब कुछ क्या है. जो फॉरेनर जो इंडिया में हैं इंडियन सिटीजन, वो लोगों ने भी इसका क्या किया था, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अपोजिशन किया इसका, बोले ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपने क्या कर दिया, ये कैसा अमेंडमेंट है. सो गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि हम उसी केस की बात कर रहे हैं जो लोग टैक्स हेवन कंट्रीज में रहते हैं. कौन सी कंट्रीज में रहते हैं? टैक्स हेवन कंट्रीज में. तो ऐसे लोग जो लोग टैक्स हेवन कंट्रीज में रहते हैं जहाँ पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है, वहाँ पे अगर आप रहते हो तो इन दैट केस आप इंडिया के डीम्ड रेसिडेंट माने जाओगे. बट प्रोवाइडेड 15 लाख रुपए से क्या होगा, ज़्यादा इनकम आपका होना चाहिए. ठीक है. सो देखो, एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. His total income other than the income from foreign sources exceeds rupees 15 lakh during the previous year. He is not satisfying any of the basic condition given under section 6 subsection 1. मतलब वो जो basic condition है वो satisfy नहीं हुई है. He is not liable to tax in any other country. ये important line उन्होंने लिखी है. Any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of a similar nature. ठीक है ना. मतलब यहाँ पे आप लिखना है तो आप लिख सकते हो टैक्स फ्री कंट्री. तो आप कहाँ पे रहते हो? तो टैक्स फ्री कंट्री के अंदर रहते हो. ओके. तो अगर टैक्स फ्री कंट्री में रहते होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, आप इंडिया के डीम्ड क्या माने जाओगे, रेसिडेंट माने जाओगे. हावेवर इफ सच इंडिविजुअल हैज सेटिस्फाइड ईदर ऑफ द बेसिक कंडीशन देन ही शैल बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट इन इंडिया. फर्दर नोट दैट द एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फॉरेन सिटीजन. फॉरेन सिटीजन के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, इवन इफ इज अ पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन. तो यहाँ पे क्लियरली वर्ड क्या लिखा हुआ है, सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना. इफ दिस कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन सच इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड एज अ रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज स्टे इन क्या लिखा हुआ है, इंडिया. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ NRI एंड फॉरेन नेशनल्स who has stranded in India due to the COVID-19. तो अभी क्या हुआ था कि लाइक 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन हुआ इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ द COVID-19. तो उस दौरान जो फॉरेनर्स इंडिया में फंस गए होंगे, ठीक है, तो उनको हम क्या कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे, क्योंकि उनका जो स्टे था वो स्टे ऐसे विलिंगनेस वाला नहीं था. इट इज़ अ कंपल्शन ओवर देम के उनको इंडिया में ही स्टे करना पड़ा. The government has assured that their stay in country during the period will not be counted for the purpose of determining their residential status for the taxation purpose. So वो लोग जो इंडिया में रहे थे, ठीक है, it is not for the purpose of visit but it is a compulsion. ठीक है, तो उनको हम स्टे के अंदर काउंट नहीं करेंगे. ठीक है, तो उस पीरियड को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है. तो ये ध्यान रखना. उसके बाद देखो रेसिडेंट. तो ये जो डीम्ड रेसिडेंट होगा, ये वाला डीम्ड रेसिडेंट, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बट नॉट ऑर्डिनरी, सॉरी. एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड. तो डीम्ड रेसिडेंट तो होगा, बट डीम्ड रेसिडेंट में भी कौन सा रेसिडेंट होगा, बट डीम्ड रेसिडेंट में भी कौन सा रेसिडेंट होगा, तो उन्होंने कहा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ठीक है ना. तो ये आपको ध्यान रखना है, ये उसका स्टेटस होगा. अंडरस्टूड. तो ये आपका क्या होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस होगा. बट अगर हम बात करें, आप ऐसा बोलो कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, तो क्या सर ऐसा हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, ये ध्यान रखना. उसका रेसिडेंशियल स्टेटस यही होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. सो यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया. His total income other than the income from foreign sources exceeds rupees 50 lakh during the previous year and he is not liable to tax. मतलब वो ऐसी कंट्री में रहता है जहाँ टैक्स लगता ही नहीं है, टैक्स हेवन कंट्रीज हैं. ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, टैक्स का प्लानिंग करने के लिए ऐसी जगह पे जाके रहते हैं जहाँ पे टैक्स लगता ही नहीं है, तो उनके फॉरेन सोर्सेज पे भी टैक्स नहीं लगता. He is deemed to be resident in India under section 6 subsection 1A. उसके बाद वो जो अमेंडमेंट हुआ
ऊपर वाली कैटेगरी हमने जो देखी 120 डेज वाली, ठीक है, ये वाला अमेंडमेंट, ठीक है, तो उसमें भी उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, तो इस केस में भी उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। An individual shall be deemed to be resident but not ordinary resident in India if the following conditions are satisfied. He is an Indian citizen or person of an Indian origin. He comes on a visit to India during the previous year. His total income other than the income from foreign sources exceeds rupees 15 lakh during the previous year. And उसका स्टे जो है वो 120 डेज से ज़्यादा है बट 182 डेज से कम है। ओके, सो ये ध्यान रखना। सो ये अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अभी हमें करने हैं पीजीबीपी के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो, ओके। इनकम एग्जेम्प्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अभी हमें जो करना है वो है पीजीबीपी के अमेंडमेंट्स। नाउ पेज नंबर आपको दे रखा होगा 202 के ऊपर, ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सो आप सब लोगों को जैसा पता होगा टैक्स ऑडिट, तो टैक्स ऑडिट के लिए सेक्शन है सेक्शन 44AB, ठीक है। तो 44AB के अंदर अमेंडमेंट उन्होंने किया। तो 44AB के अंदर जो टैक्स ऑडिट होता है वो कब होता है, तो पहले मैं बता देता हूँ। अगर आपका टर्नओवर, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से क्या होता है, ज़्यादा होता है इन केस ऑफ अ बिजनेस। अगर हम बात करें प्रोफेशन का, तो प्रोफेशन का अगर हम बात करते हैं तो अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा का जो ग्रॉस रिसिप्ट हुआ तो आपको क्या करना है, अपना जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो टैक्स ऑडिट करवाना है। या तो फिर कोई भी एसएससी, अगर कोई भी एसएससी ऐसा क्लेम कर रहा है, ठीक है, ऐसा क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि उसकी इनकम जो है, इनकम इज लोअर देन प्रिजम्पटिव इनकम, मतलब उनकी इनकम प्रिजम्पटिव इनकम से क्या है, कम है। लाइक 44AD आपने देखा होगा, 44ADA देखा होगा। तो अगर आपकी इनकम प्रिजम्पटिव इनकम से कम है तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाने हैं, ठीक है। अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है, तो फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट ये हुआ, जैसे अभी गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दें। डिजिटल इकोनॉमी मतलब हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो अगर कैशलेस इकोनॉमी के लिए करना है तो उन्होंने एक अमेंडमेंट ये किया कि जिनका टर्नओवर, ध्यान से समझिएगा, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम होगा, कितने से कम होगा, 5 करोड़। अभी फाइनेंस एक्ट 2021 में अमेंडमेंट उसको 10 करोड़ कर दिया है, 2021, जो आपकी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट इन एग्जाम। तो फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट ये किया फ्रेंड्स कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है और आपने 95% पेमेंट जो किया है वो अगर आपने चेक से या तो फिर ECS के थ्रू या फिर किसी भी ऑनलाइन मोड से अगर आपने क्या किया होगा फ्रेंड्स, पेमेंट किया होगा, देन हम आपके लिए जो टर्नओवर की लिमिट है ना, मतलब टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है उसको हम कम करके कितना कर देंगे, तो 5 करोड़ रुपए, मतलब आपको टैक्स ऑडिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर 95% से ज़्यादा पेमेंट, 95% या फिर उससे ज़्यादा का पेमेंट आपने किस में रिसीव किया हुआ है, तो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव किया हुआ है या तो पेमेंट किया हुआ है, सॉरी, एंड 95% आपने पेमेंट रिसीव्ड, ये पेमेंट मैंने पे करने की बात की, तो यहाँ पे मैंने पेमेंट रिसीव्ड अगर 95% से ज़्यादा पेमेंट किस में रिसीव किया है, चेक, ECS या ऑनलाइन पेमेंट से रिसीव किया है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस लिमिट को बढ़ा के उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर 10 करोड़ कर दिया है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, मतलब उन्होंने कहा कि जितना आप कैशलेस जाओगे उतना हम आपको टैक्स में बेनिफिट देंगे, तो टर्नओवर की लिमिट बढ़ा के 5 करोड़ कर दी गई है। बट मेक श्योर कि आप जो भी परचेस करते हो वो सारा परचेस आपका 95% परचेस आपका चेक से होना चाहिए या तो फिर कोई भी ऑनलाइन पेमेंट से होना चाहिए, और जो भी पेमेंट आप रिसीव कर रहे हो
ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, तो चेक से ऑनलाइन ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेक्शन का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों। ओके, सो पढ़ते हैं उसको, देखिएगा उसके अंदर देखो, अंडर सेक्शन 44 AB एवरी पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड if his total sales, turnover or gross receipt in business exceeds rupees 1 crore in any previous year. Similarly, in case of a person carrying on a profession, he is required to get his accounts audited if his gross receipt in the profession exceed rupees 50 lakh in the any previous year. Okay. In order to reduce the compliance burden on the small and medium enterprises, it is amended to increase the threshold limit for a person carrying on a business फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़, सिर्फ बिजनेस के केस में, और प्रोफेशन के केस में कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, वो तो उसमें 50 लाख ही है। तो इन केस ऑफ अ बिजनेस तो 1 करोड़ से बढ़ा के कितना कर दिया है, 5 करोड़। इन केस वेयर द पर्सन जिसका एग्रीगेट जो भी क्या होता है रिसिप्ट का, कैश का रिसिप्ट जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने 95% बताया कि आपका जो भी सेल्स है वो 95% किसके थ्रू होना चाहिए, अदर देन कैश के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, और सारा पेमेंट्स 5% से ज़्यादा कैश नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर होगा तो फिर वो जो नॉर्मल 1 करोड़ का लिमिट है वो आपको एप्लीकेबल होगा। फर्दर इट इज अमेंडेड दैट द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट शैल बी फर्निश्ड बाय द सेड असेसी एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो 1 महीने पहले ही आपको क्या करना है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो डेट है उससे 1 महीने पहले आपको अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है। तो अभी क्या है कि कोई भी ऑडिट रिपोर्ट होता है वो आपको 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ITR, उससे पहले आपको सबमिट करना होता है। तो जो ड्यू डेट आपको ITR की दे रखी है उसके 1 महीने पहले, तो जितने भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, चाहे 10AA ले लो या इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर कोई ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, या कोई भी बेनिफिट जो आप लेते हो तो उसमें टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है, तो जो भी रिपोर्ट आपको सबमिट करना है वो एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो अगर आपका ड्यू डेट जो है, ठीक है, तो इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट कोविड की वजह से 31 अक्टूबर 2021 है, किसकी, जिनका केस टैक्स ऑडिट में आता है। ठीक है, तो ये तो ड्यू डेट है ना, ये तो ड्यू डेट है अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। अभी ये 31 अक्टूबर 2021 से 1 महीने पहले, ठीक है, आपको मतलब 30 सितंबर 2021 तक आपको अपना ऑडिट रिपोर्ट क्या करना है, सबमिट कर देना है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नाउ ऑप्शन टू अवेल द डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। अभी सब लोग ध्यान दीजिएगा, जो ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम जो आया है, ठीक है, जिसमें है सेक्शन 115 BAA, 115 BAB, 115 BAC, ठीक है, इन तीनों सेक्शन के अंदर एक कंसेशनल टैक्सेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, कंसेशनल। ठीक है, तो कंसेशनल टैक्स आपको पे करना होता है। तो कंसेशनल टैक्स पे करोगे तो आपको क्या कुछ बेनिफिट्स हैं जो नहीं मिलेंगे। जैसे सेक्शन 32 के अंदर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन जो होगा वो क्या होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अवेलेबल। फिर सेक्शन 35 आ गया, साइंटिफिक रिसर्च में आप जो इन हाउस एक्सपेंडिचर करते हो वो नहीं मिलेगा। सेक्शन 35 AD के अंदर जो स्पेसिफाइड बिजनेस आप करते हो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, इवन बहुत सारे और भी हैं, उन सब का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता। अगर आपने बेनिफिट लिया होगा, ध्यान से सुनना, अगर आपने लास्ट ईयर बेनिफिट लिया होगा और करंट ईयर आप ऑप्शनल स्कीम में आ रहे हो, तो इन दैट केस उस बेनिफिट को हमें क्या करना पड़ेगा, तो ओवरऑल करके उसका जो कैलकुलेशन होगा वो हमें वापस से करना पड़ेगा। जैसे स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है और करंट ईयर में आप सेक्शन 115 BAC के लिए ऑप्ट कर रहे हो, तो वो लॉस लैप्स हो जाएगा। ठीक है, सो उसका क्वेश्चन है, हम देखेंगे उसको। तो ये जो सेक्शन 35 AD है वो ऑप्शनल है। तो इसमें लिखा है द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज ऑप्शनल इन नेचर। फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन असेसी इज रिक्वायर्ड टू क्लेम द सेम। तो अगर आपको क्लेम करना है तो वो ITR के अंदर आप उसको क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। ठीक है, सो ये ध्यान रखना।
अमेंडमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, ठीक है। नाउ अभी क्या होता है कि लाइक स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं? स्पेकुलेटिव मतलब क्या होता है कि आप यू आर डीलिंग इन द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज और कमोडिटीज, बट यू आर नॉट टेकिंग द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ अ शेयर्स, यू आर ओनली डूइंग द बिजनेस ऑन द, ऐसे बोल सकते हैं, जो प्राइस मूवमेंट होती है, यू आर नॉट डीलिंग विद द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द शेयर्स और सिक्योरिटीज, ठीक है। सो उस केस में उसको स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन कहा जाता है। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस को अलग अलग रखा जाता है, क्योंकि आपको भी पता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में आपने देखा होगा कि जो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है उसको सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम के सामने ही सेट ऑफ कर सकते हो। उसके पीछे का लॉजिक है, ठीक है, आपने देखा होगा उसको। सो ना उसमें उन्होंने अमेंडमेंट ये किया है कि जो रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो वर्ड है उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। बाकी कुछ अमेंडमेंट है नहीं इसके अंदर। नाउ अभी सब लोग यहाँ पे देखिएगा, एक अमेंडमेंट, ऐसा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हम बोल सकते हैं जो एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है। सो उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 43 CA के अंदर, ठीक है। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 43 CA। इसके साथ दो सेक्शन और है जिसमें भी अमेंडमेंट हुआ है, तो उसको हम एक साथ ही लेते हैं, सेक्शन 50C एंड सेक्शन 56, ठीक है। सब सेक्शन 2, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है। सो आप सब लोगों को पता होगा, जैसे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर आप ट्रांसफ़र करते हो, बट दैट ट्रांसफ़र इज़ हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, ध्यान से समझिएगा, हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब कोई भी असेट आपने एज अ स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड किया हुआ है, यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी बट एज अ कैपिटल असेट आपने हेल्ड किया हुआ है, और यहाँ पे आपको उस प्रॉपर्टी का गिफ्ट मिला है, ठीक है ना, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर उसका 50,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो वो गिफ्ट टैक्सेबल होता है, बट प्रोवाइडेड वो गिफ्ट आपको कौन सी कैपेसिटी में रिसीव हुआ हो, एज अ कैपिटल असेट की कैपेसिटी में रिसीव हुआ हो, नॉट एज अ स्टॉक इन ट्रेड। तो कैपिटल असेट के फॉर्म में आपने उसको रिसीव किया है। सो सेक्शन 43 CA में ऐसा लिखा हुआ है कि व्हेन द एक्चुअल कंसिडरेशन, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक्चुअल कंसिडरेशन जो आपने चार्ज किया है इज लेस देन, क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो मान लीजिए कि कोई बिल्डर है, उसने कोई भी कमर्शियल ऑफिस जो बेचा है, वो कमर्शियल ऑफिस मान लो कि उसने 40 लाख रुपीस में बेचा है, कितने में बेचा है, 40 लाख रुपीस में, बट उसी प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, तो वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 52 लाख रुपीस। तो दोस्तों हम टैक्स पर्पस के लिए कितना लेंगे, तो हम टैक्स पर्पस के लिए कितना वैल्यू लेंगे, तो टैक्स पर्पस के लिए वैल्यू लेंगे 52 लैक्स, मीन्स द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। हावेवर गवर्नमेंट ने इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशंस दिए थे, ठीक है, अभी भी है ही वो रिलैक्सेशन, कि अगर 5% तक वेरिएशन होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्टेबल है। तो 5% वेरिएशन क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। तो मान लो कि यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 41 लाख रुपीज़ होता, 52 की जगह 41 लाख होता, तो उन्होंने क्या कहा कि 5% वेरिएशन किसका, ऑफ एक्चुअल सेल प्राइस, मतलब एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का 5% तक वेरिएशन होगा तो हम चला लेंगे। तो 40 लाख रुपए का कितना करना है आपको, तो 5%, तो 2 लाख रुपए हुआ। तो ये परमिसेबल वेरिएशन है, ठीक है, कौन सा वेरिएशन है, परमिसेबल वेरिएशन इतना है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल वेरिएशन कितना है, एक्चुअल वेरिएशन कितना है, तो एक्चुअल वेरिएशन है वो है 1 लाख रुपए, और आपको परमिट कितना किया गया था, तो परमिट आपको 2 लाख किया गया था, ठीक है। तो 1 लाख है, तो हम टैक्स पर्पस के लिए कौन सा वैल्यू लेंगे, तो टैक्स पर्पस के लिए एक्चुअल सेल कंसिडरेशन को ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। तो ये जो लिमिट 5% की वेरिएशन जो है उसको अमेंड करके अभी 10% तक कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी 10% तक का वेरिएशन क्या है, एक्सेप्टेबल है, ओके। तो अभी इस केस में अगर 43 लाख रुपीज़ भी मान लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता, तो टैक्स पर्पस के लिए हम कितना लेते हैं, 40 लाख रुपीज़ ही लेते हैं। तो एट द सेम टाइम जो बायर होगा, ठीक है, तो जिसने ये प्रॉपर्टी बाय की होगी, अगर उसने कम भी पैसा दिया होगा और अगर वो 10% ऑफ जो भी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है उससे कम है,
तो इन दैट केस हम उसको सेक्शन 56 में कोई भी टैक्स लगाएंगे नहीं, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। सो इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ तो आपको जो और क्लैरिटी आएगा, ठीक है। आप लोग साथ में नोट डाउन कर सकते हो। मान लीजिए सेक्शन 43CA, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे कोई बिल्डर है, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को बेचा हुआ है। कितने में बेचा हुआ है? एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, ठीक है। तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है 40 लाख रुपीज़। 40 नहीं, अपने 80 लाख रखते हैं, ठीक है। तो 80 लाख रुपीज़ इज एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। नाउ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मैं 2 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले रहा हूँ। उसमें सिचुएशन नंबर 1 एंड ये है सिचुएशन नंबर 2। तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है दोस्तों, वो है 84 लैक्स, ठीक है। और यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 90 लैक्स। तभी होगा क्या, ये जो बिल्डर है उसके बुक्स में क्या होगा? उसके बुक्स में ये होगा कि उसने कितने में बेचा फ्लैट को? 80 लैक्स में बेचा। सो कितना एक्चुअल वेरिएशन है? फिर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअल वेरिएशन कितना है? 4 लाख रुपीज़ का एक्चुअल वेरिएशन है, लेकिन परमिसेबल वेरिएशन कितना होगा? तो परमिसेबल वेरिएशन है 80 लाख रुपीज़ का 10%। तो वो कितना होगा? तो वो होगा 8 लैक्स। ओके, ये परमिसेबल वेरिएशन था। सो ये परमिसेबल वेरिएशन के अंदर ही है। सो द एक्चुअल वेरिएशन इज़ 4 लाख एंड परमिसेबल इज़ 8 लाख। तो टैक्स पर्पज़ के लिए हम कौन सा वैल्यू लेंगे? तो टैक्स पर्पज़ के लिए हम वैल्यू लेंगे 80 लैक्स। तो एट द सेम टाइम मैं बोल सकता हूँ कि जो मिस्टर एक्स होगा उसके हाथ में सिचुएशन नंबर 1 जो है उसमें सेक्शन 56 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विद इन लिमिट है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन 2 में क्या होगा? तो सिचुएशन 2 के अंदर हम क्या करेंगे? तो आप एक्चुअल वेरिएशन देखोगे तो एक्चुअल वेरिएशन यहाँ पे क्या होगा? तो एक्चुअल वेरिएशन यहाँ पे होगा 10 लाख का। कितने का होगा? 10 लाख का। सो परमिसेबल 8 लाख था, ठीक है। पर यहाँ पे तो कितना है? 10 लाख। तो इन दैट केस टैक्स पर्पज़ के लिए हम कितना वैल्यू लेंगे? तो टैक्स पर्पज़ के लिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10 लाख रुपीज़, सॉरी 90 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये टैक्स पर्पज़ वाली वैल्यू होगी। तो ये 90 लाख रुपीज़ को हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ टैक्स। अंडरस्टूड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिचुएशन नंबर बी के अंदर सेक्शन 56 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा और जो बायर होगा वो बायर के हाथ में 10 लाख रुपए क्या हो जाएंगे? 10 लाख रुपीज़ जो होंगे वो दोस्तों क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। अंडरस्टूड, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अमेंडमेंट क्या हुआ है? तो अमेंडमेंट ये हुआ है कि वो जो लिमिट थी, थ्रेशोल्ड मतलब सॉरी परमिसेबल लिमिट थी, उसको बढ़ा के उन्होंने 10% कर दिया। सो इसी के साथ 3 सेक्शन में जो अमेंडमेंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ पे सेक्शन 50C में भी अमेंडमेंट हुआ है, बट सेक्शन 50C में क्या है? तो यहाँ पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो हेल्ड एज अ कैपिटल असेट है। तो जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपने कैसे हेल्ड की हुई है? एज अ कैपिटल असेट आपने उसको हेल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। सो आगे बढ़ते हैं। यही है, आप देख सकते हो सेक्शन 43CA इज एप्लीकेबल वेयर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110%, ठीक है। अर्लियर इट वाज 105%। तो आप क्या कर सकते हो? इसका डायरेक्ट ये जो सेल कंसिडरेशन है 80 लैक्स, ठीक है। तो 80 लैक्स का आप डायरेक्ट कितना कर सकते हो? तो 110%, तो वो कितना आएगा? 88 लाख रुपीज़ के आसपास आएगा। तो फिर 88 लाख रुपीज़ से कम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा, तो इन दैट केस फॉर द टैक्स पर्पज यू विल टेक 80 लाख रुपीज़। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो अपवर्ड रिवीजन ऑफ द टॉलरेंस लिमिट, उसमें कितना किया हुआ है? 110%। अर्लियर इट वाज कितना था? 105%। अमेंडमेंट टू सेक्शन 35, तो इसमें अमेंडमेंट ये हुआ है, अमेंडमेंट के साथ ही आपको सेशन में करवाया हुआ है कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप पेमेंट करते हो उसमें अभी 100% ही आपको क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है। अर्लियर इट वाज 150% इन फ्यू केसेस, ओके। तो वो अभी नहीं मिल रहा, अभी सिर्फ 100% ही मिलेगा। तो प्रोसीजर फॉर गेटिंग अप्रूवल ऑफ वेरियस रिसर्च एंटिटी एंड अदर एंटिटी हैज़ ऑल्सो बीन मॉडिफाइड, ओके। एंड द लिमिट ऑफ जो भी डिडक्शन है उसको भी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके कितना कर दिया है? 100%, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। नाउ इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है
सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो स्कीम, ठीक है। सो ऐसे आई डोंट थिंक सो कि एग्ज़ाम में वो लोग पूछेंगे, बट फिर भी आप लोग समझिएगा कि इसको हमें किस तरह से करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो स्कीम का क्या मतलब होता है? तो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो स्कीम, ठीक है। सो अभी आपने म्यूचुअल फंड के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड का किस तरह से मैकेनिज्म होता है? सो दे आर कलेक्टिंग द अमाउंट फ्रॉम यूनिट होल्डर, ठीक है। तो वो लोग यूनिट होल्डर से क्या करते हैं? पैसा कलेक्ट करते हैं, और फिर बाद में वो लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? तो वो लोग पैसा आगे इन्वेस्ट करते हैं, या तो इक्विटी में करते हैं या फिर डेट में करते हैं, ठीक है। और उनको डिस्क्लोजर देना होता है कि कितना पैसा उन्होंने इक्विटी में किया और कितना अमाउंट उन्होंने डेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। सो ये उनको बताना होता है, ठीक है। किसको बताना होता है? तो सेबी को, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, उनको बताना पड़ता है कि इतना पैसा हमने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है और इतना अमाउंट हमने किस में इन्वेस्ट किया है? तो डेट के अंदर इन्वेस्ट किया है। ओके, सो नाउ अभी एक प्रैक्टिकल केस को हम लेते हैं, ठीक है। आपने इसका नाम शायद सुना होगा, ठीक है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फंड। इसके अंदर एक फ्रॉड हुआ था, ठीक है। मतलब फ्रॉड इनके साथ इन्होंने नहीं किया था, बट इन्होंने जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया था वहाँ पे फ्रॉड हुआ था, ठीक है। सो अभी मैं एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ आपको, ठीक है। और जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो एक्चुअल केस नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट है। सो मान लो कि कोई यूनिट होल्डर है, ठीक है। उस यूनिट होल्डर ने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया था। कौन सा था? फ्रैंकलिन फंड के अंदर, ठीक है। तभी फ्रैंकलिन फंड के पास मान लो 10,000 करोड़ रुपीस का फंड है। कितने का? 10,000 करोड़ रुपीस का फंड है। उन्होंने आगे पैसा, जो भी कंपनी से उसके अंदर पैसा उन्होंने क्या किया होगा? इन्वेस्ट किया होगा। सो आगे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा अलग अलग कंपनीज के अंदर, और उनके अंदर उन्होंने क्या किए होंगे? तो इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। सो मान लीजिए कि फ्रैंकलिन है, उन्होंने कुछ अपना वेट बताया हुआ है कि हमने HDFC बैंक के अंदर, फिर रिलायंस के अंदर, या TCS के अंदर, या टाटा ग्रुप की जो अदर कंपनीज़ हैं उनके अंदर हमने ये पैसा डाला हुआ है, ठीक है। एंड एक कंपनी है ILFS, ठीक है, इंडियन लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो उन्होंने क्या किया कि ये जो फ्रैंकलिन ने ILFS को पैसा दिया था, तो उन्होंने इसके अंदर 4,000 करोड़ का कुछ पेमेंट किया था, ठीक है। तो 4,000 करोड़ रुपीज़ वो दिया था, उसके अंदर ILFS ने उनको रिपे नहीं कर पाए, ठीक है। सो इट बिकम द बैड फंड। सो तो फ्रैंकलिन ने क्या किया? तो फ्रैंकलिन ने सेबी के पास वो लोग गए, और होता था क्या कि ये जो फ्रैंकलिन का फंड है, ठीक है, ऐसा न्यूज़ आता है ना कि लाइक जिस जगह पे हमने पैसा दिया था उन्होंने ये इस तरह से हमें रीपेमेंट नहीं किया, तो फिर उसमें वो प्रॉब्लम होने लगती है। और फिर क्या, मार्केट के अंदर ऐसे न्यूज़ आती है ना, तो मार्केट पैनिक करता है, और ये फंड स्पेसिफिकली पैनिक करेगा, तो ओवर सेलिंग बढ़ेगा, तो फंड का भाव भी क्या होगा? गिर जाएगा। सो फ्रैंकलिन गए सेबी के पास और उनको ऐसा कहा कि सर देखिए, हमारा पूरा फंड है, उसमें कोई रिस्क नहीं है, 10,000 में से 4,000 करोड़ के फंड में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो दिस 4,000 करोड़ बिकम द बैड फंड, ठीक है। बट बाकी का जो 6,000 करोड़ रुपए है उसमें भी हमारा अच्छा साउंड रिटर्न मिलेगा, ठीक है ना। मतलब साउंड रिटर्न मतलब उसके अंदर भी हमें अच्छा खासा तो रिटर्न मिल ही रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें हमें अच्छा खासा क्या मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो इस केस में सेबी को उन्होंने कहा कि एक काम करिए सर, आप ये जो पोर्टफोलियो उसको आप सेग्रीगेट कर दो। मतलब ये जो 6,000 करोड़ रुपीस हैं उसके यूनिट्स आप हमें सेपरेट करने दो, और ये जो 4,000 करोड़ जिसमें स्कैम हुआ है उसका यूनिट्स अलग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जो यूनिट होल्डर होगा उसको 2 यूनिट अभी देंगे, एक देंगे गुड फंड के और दूसरे देंगे बैड फंड के, ठीक है। तो गुड फंड के जो यूनिट्स होंगे वो अलग, और बैड फंड के यूनिट्स होंगे वो अलग। तो ये 6, मान लो कि यूनिट होल्डर है, उसके पास 10,000 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? 10,000 यूनिट्स। तो उसमें 6,000 यूनिट्स का वो लोग अलग से रेट निकालेंगे, एंड 4,000 यूनिट्स का क्या करेंगे? अलग से निकालेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तो क्या हो चुके हैं? बैड फंड हो चुका है, तो 4,000 यूनिट्स है उसका अलग से वो लोग करेंगे, या तो भाई जो भी रेशियो वो लोग क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो स्कीम जो स्पेसिफिकली सेबी ने अलाउ किया
फ्रैंकलिन के केस में, तो ये उन्होंने इनकम टैक्स में भी इंसर्ट कर दिया कि इस तरह से अगर सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो स्कीम होगा जिसके अंदर पोर्टफोलियो को सेग्रीगेट किया गया है इन द टर्म्स ऑफ जो बैड फंड है उसको सेग्रीगेट किया है, गुड फंड को अलग किया हुआ है, तो इन दैट केस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ऑल्सो सेग्रीगेटेड इन दैट मैनर ओनली। सो आपको एग्जाम में अगर मान लो क्वेश्चन आता भी है तो आपको बताया जाएगा कि इतना फंड सेग्रीगेट किया गया है, तो आपको क्या ध्यान करना है कि जब म्यूचुअल फंड के ऊपर आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हो तब जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप जब आप काउंट करते हो तो उसमें भी आपको सेग्रीगेशन उसी तरह से करना है। ठीक है दोस्तों, सो ये ध्यान रखना। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। सेक्शन 49 प्रोवाइड्स फॉर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर अ कैपिटल एसेट विच बिकम द प्रॉपर्टी of the assessee under a certain situation. Further, section 2 clause 42a provide the definition of the term short term capital asset. It also provide the determination of a period of holding of a capital asset held by the assessee. तो सेबी ने एक सर्कुलर इश्यू किया जिसके अंदर परमिटेड द क्रिएशन ऑफ अ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो स्कीम ऑफ अ डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट by mutual fund schemes. As per the SEBI circular, all existing unit holders in the affected scheme मतलब जहाँ पे ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई है, as on the date of the credit event shall be allotted a equal number of units in the segregated portfolio as held in the main portfolio. On the segregation, the unit holders come to hold same number of units in the two scheme, मतलब जो main scheme होगा वो और जो affected scheme मतलब segregated scheme होगा उसके अंदर उनको number of units हम अलॉट करेंगे। In the view of the above, section 2 clause 42a has been amended to provide that in case of a capital asset being the unit or units in a segregated portfolio referred to in section 49 2ag, there shall be included in the period for which the original unit or the units in the main portfolio were held by the assessee. फर्दर तो उस केस में क्या होगा कि जो टोटल पोर्टफोलियो होगा उसको भी हम क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उसको भी हम अकॉर्डिंगली लेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया ना कि ये 6000 यूनिट्स होंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, तो जो प्रपोर्शन में आपको गुड यूनिट मिला होगा, तो मान लो कि ये आपने 50 रुपये पर यूनिट पे लिया था, ठीक है, तो 50 रुपीज़ में से आपका ये जो भी ये कितना कॉस्ट होगा, तो ये 5 लाख होगा ना, तो 5 लाख में से ये 6000 इसको दे दिया ना। ठीक है, तो अभी इस केस में हम क्या करेंगे, 60% मतलब 3 लाख रुपीज़ इसका कॉस्ट होगा और बाकी का 2 लाख रुपीज़ इनका कॉस्ट होगा। ठीक है, सो ये मान लो ये मेन फंड है और ये सेग्रीगेटेड फंड है जो अफेक्टेड हुआ ना बिकॉज ऑफ द बैड फंड। ओके, सो क्या हुआ है कि सर्कुलर इसलिए सेबी ने इशू किया है, बोले पूरा का पूरा फंड डैमेज नहीं हुआ है या पूरा का पूरा फंड अफेक्ट नहीं हुआ है, फंड में से कुछ पार्टी क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट दोस्तों, जो मैंने आपको बताया सेक्शन 50C के अंदर जो अपवर्ड लिमिट उन्होंने अमेंड किया, अपवर्ड लिमिट मतलब इंस्टेड ऑफ अभी 105% अभी आपको 110%, मतलब 5% की जगह आपको 10% का क्या मिलेगा, लिमिट मिलेगा। ठीक है, तो अपवर्ड रिवीजन कितना होगा, तो 10% के अकॉर्डिंगली होगा। सो यहाँ पे लिखा है सेक्शन 50C, तो उसमें आपको 5% की जगह अभी आपको कितना कंसिडर करना है, 10%। अंडरस्टूड। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है बट बहुत सिंपल है, देखिएगा सब लोग। अभी क्या होता है कि कोई भी कैपिटल असेट, कैपिटल गेन के अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी कैपिटल असेट अगर हम बिफोर 1 अप्रैल 2001 से पहले लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में FMV एज ऑन 1 अप्रैल 2001 जो होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा, तो जो FMV एज ऑन कब का होगा, 1 अप्रैल 2001 पे होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो अभी ध्यान दीजिएगा सब लोग यहाँ पे। सो मान लो कि एक्चुअल कॉस्ट कितना है, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट से मेरा मतलब है कि आपने वो प्रॉपर्टी परचेस कितने में की थी, तो मान लो कि आपने वो प्रॉपर्टी परचेस की थी 50 लाख रुपए में इन द ईयर 1996। तो 1996 में आपने प्रॉपर्टी को क्या किया था, 50 लाख रुपए में परचेस किया था। ओके, उसका FMV एज ऑन, आप उसका FMV एज ऑन 1 अप्रैल 2001 जो था वो था 60 लैक्स।
ठीक है, तो एफ एम वी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 पे कितना था, 60 लाख रुपीज़ एफ एम वी था, ओके। लेकिन उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो था ना वो कितना था, तो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख रुपीज़ था। तो उन्होंने कहा कि हम उस केस में एफ एम वी नहीं लेंगे, बट उस केस में हम क्या लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। तो कितना होगा स्टैम्प ड्यूटी, 55। तो योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 55 लाख रुपीज़ ओनली। सो उन्होंने कहा कि जो एफ एम वी होगा वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से एक्सीड नहीं हो सकता। तो एफ एम वी एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो 1 अप्रैल 2001 पे होगा वो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, बट मेक श्योर कि एफ एम वी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा होगा तो फिर वी विल टेक द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ओनली। अंडरस्टूड, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, ओके फ्रेंड्स। सो ये सेकेंड सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। बाकी का जो अमेंडमेंट होगा वो 3rd and 4th सेशन में कवर होगा। सो वी रिक्वायर्ड 2 more सेशन, ठीक है, टू कंप्लीट द अमेंडमेंट। और वो मैंने छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि आप उसको क्या कर सको, पूरी तरह से कर सको, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ तक रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।